तो आगे हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। ये सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। तो इसमें क्या था, इसकी जो बेसिक एक्सप्लेनेशन थी वो इसने क्या दी, बोहर ने कहा था कि रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर ही बेस था। जितनी ऑब्जेक्शंस रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर चली थी, तो नील बोहर ने ये डिसाइड किया कि ये सारी की सारी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनका जवाब देके एक नया मॉडल ऑफ एटम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि सेंटर में तो आपका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है, पर उन्होंने साथ में क्या कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं। तो कहते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड वो ऑर्बिट्स में प्रेजेंट हैं और हर ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है और उस एनर्जी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की उसकी भी सेम रहती है। तो जिन इलेक्ट्रॉन की और ऑर्बिट की एनर्जी मैच होती है वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये मॉडल एक्सप्लेन किया था। तो इस मॉडल में क्या है, जैसे आप ये वाले इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हैं, फर्स्ट टू, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट विद इन द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट के साथ मैच होती है। अगर आगे चलते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इसकी एनर्जी इससे मैच होती है और ये जो एनर्जी है दोनों की वो रहती है सेम हमेशा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे जैसे वो मूव करते हैं एनर्जी अपनी लूज़ नहीं करते क्योंकि एनर्जी उनकी सेम रहती है ऑर्बिट की वजह से, जिसकी वजह से दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस में ना फॉल होने की वजह से इसलिए आपका जो एटम है वो कोलैप्स भी नहीं करता है। आगे बात करते हैं, कहते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल, नील बोहर पुट फॉरवर्ड फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने थोड़े से पोस्टुलेट्स दिए थे। वो क्या थे, कहते ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ एटम आर अलाउड इनसाइड द एटम। कहते हैं कि ऐसे ऑर्बिट्स ही किसी एटम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं जिनके पास क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी। डिस्क्रीट एनर्जी का मतलब है जिनकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड है। आगे बात करते हैं, वाइल रिवॉल्विंग, कहते हैं रिवॉल्व करते टाइम जो इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और कहते हैं इन्होंने ये भी चीज़ एक्सप्लेन की जो रदरफोर्ड मॉडल में वैसे लिखा गया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव करते हैं दे स्टार्टेड लूजिंग एनर्जी। पर इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, दे नेवर लूज एनर्जी, वो बिल्कुल भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं जब वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं जो ऑर्बिट्स जिनमें बेसिकली ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। और ये एनर्जी लेवल्स जो हैं इस तरह से एक्सप्लेन किए गए थे। जो ऑर्बिट्स से वो 4 लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए थे, KLMN, और उनका जो नंबर था N = 1 2 3 4, या फिर ये उनको नंबर दिए गए थे या फिर ये 4 नाम दिए गए थे। आगे चलते न्यूट्रॉन। आगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। चैडविक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1932 में इसकी डिस्कवरी की थी। ये बेसिकली एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पे कोई चार्ज नहीं है पर जिसका मास प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन। साथ ही साथ ये आपको न्यूक्लियस में मिलता है एटम के, और हेंस द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स विद इन द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स गिव्स मास ऑफ एटम। कहते हैं कि साथ ही साथ कहते हैं जो मास ऑफ एटम है इसकी इसका मतलब कहाँ से हमें मिलता है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। सारा का सारा जो मास है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और साथ ही साथ जो सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो हमें क्या देता है, एटॉमिक मास या फिर मास ऑफ एटम। तो न्यूट्रॉन्स जो हैं हर एटम में प्रेजेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो भी आपको आगे पता चलेगा। आगे बात करते हैं हम किस तरह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो हमने उसकी बात करनी है। सबसे पहले हाइड्रोजन की यहाँ पे बात की गई है। हाइड्रोजन में देखिए एक ऑर्बिट है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट है। हीलियम की बात की जाए तो उसमें 2 ही हैं, ठीक है, बिकॉज जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का है 2। ये बेसिकली एटॉमिक नंबर के वाइज ये सारी की सारी जो आपकी शेल्स हैं वो उनको फिल किया गया है। जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा मतलब उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इस तरह से अगर आप लिथियम की ओर देखें तो लिथियम में कितने आगे, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे 3। तो पहले 2 तो बाहर वाले फर्स्ट ऑर्बिट में आगे, फिर थर्ड के लिए एक और ऑर्बिट आया जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर भी होता है। तो सबसे पहले तो जो आपका के शेल है उसमें सिर्फ आप फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स,
क्या फिल कर सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पर जो आपका एल शेल है उसमें आप फिल कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह से जो आपका एम शेल है उसमें भी आप कितने फिल कर सकते हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो आपका जो मेन रहेगा, अगर आप आर्गन तक बात कर रहे हैं तो आपका ये मेन रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन तक ही बस। तो बात करना शुरू करते हैं आगे। फिर उन्होंने बात की थी बेरिलियम की। अब जो बेरिलियम है उसमें है, उसका एटॉमिक नंबर है 4 की वजह से ये 2 तो आ गए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में, और जो रिमेनिंग 2 थे वो आउटर ऑर्बिट में आ गए। अब जो आउटर ऑर्बिट है उसकी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अपने अंदर रख सकता है। आगे चलते हैं बोरॉन पे एक और बढ़ गया, कार्बन पे एक और बढ़ गया, नाइट्रोजन पे एक और बढ़ गया, ऑक्सीजन पे एक और बढ़ गया, ठीक है। तो आगे जो फ्लोरीन है उसके ऊपर भी एक और बढ़ गया, और नियॉन में फाइनली 8 पूरे के पूरे हो गए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, मतलब फुल हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो अब जो आपका नेक्स्ट आएगा दैट इज सोडियम। सोडियम में क्या होगा, आपका एक और ऑर्बिट ऐड हो जाएगा। तो इस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर Mg में एक और आ गया, एल्यूमिनियम में एक और, फिर आपका आ गया सल्फर, उसमें एक और आ गया, देन सिलिकॉन, फिर आ गया आपका फास्फोरस, उसमें एक और आ गया, फिर आपका सल्फर आ गया, फिर आपका क्लोरीन, उसमें एक और। इस तरह से आर्गन तक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो गए। आर्गन ने पूरे 8 के 8 अकोमोडेट किए हैं, तो इसकी कैपेसिटी हो गई है फुल। तो हमने आर्गन तक ही डिस्कशन करनी थी, जबकि जो आपके एलिमेंट्स का नंबर वो 100 से ज़्यादा है। तो आप पीरियोडिक टेबल में इन सब का देख के एटॉमिक नंबर तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं अब जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोहर एंड बरी। बोहर एंड बरी 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की थी कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्चुअली। आगे कहते हैं जो रूल था फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, कहते हैं जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, इनका जो रूल था राइट करने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे। कहते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रेजेंट है किसी भी शेल में इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। कहते हैं वो किस फॉर्मूला से हमें मिलता है, 2n² से, जहाँ पे जो n है उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट नंबर या फिर एनर्जी लेवल, और इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी। वैसे इन्फिनिटी तक जाता नहीं है, तो यूजुअली ये नंबर छोटा ही रहता है। आगे चलते कहते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिफरेंट शेल्स अकोमोडेट कर सकते हैं वो क्या है। कहते हैं अगर के शेल की बात की जाए तो अगर हमने ली है वैल्यू 1, तो उस केस में सिर्फ वो कितने अकोमोडेट कर सकता है आपके, ये है शेल नंबर 1, तो इसलिए हमने 2n लिया है यहाँ पे, 2n²। आप देख सकते हैं 2n², हमने सबके साथ 2 लिया है। 2n² बेसिक फॉर्मूला रहा है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे n मतलब नंबर, किस नंबर पे आपका ऑर्बिट आ रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा था तो इसको n को मान लिया हमने 1, तो इसमें ये क्या आ गया 2। तो मतलब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट कर सकता है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, वो कितने कर सकता है, 2। आगे हम बात करते हैं थर्ड की या फिर एल शेल की, उसमें वो 8 अकोमोडेट कर सकता है। जो आपका एम है वो कितने अकोमोडेट कर सकता है, 18। और जो आपका फोर्थ शेल है या फिर फोर्थ ऑर्बिट है या फिर एन शेल है वो कितने अकोमोडेट कर सकता है, 32। एंड सो ऑन, आगे भी ऐसा चलता जाएगा। आगे चलते हैं, कहते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कैन अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एस, कहते हैं तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो सकते हैं वो कितने आते हैं, 8। साथ ही साथ कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। कहते हैं अगर जब तक ये पहला शेल फिल नहीं होगा कम्प्लीटली, तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल में नहीं फिल होंगे। मतलब जो इसकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर मोस्ट शेल से फिल होनी शुरू होती है। जब तक वो कम्प्लीटली फिल नहीं हो जाता है तब तक वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल करेगा, ठीक है। सो ये एक इसका बेसिक रूल है। इसको हम ऑफ बू प्रिंसिपल भी बोलते हैं, सॉरी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कहा जाता है इसको। साथ ही साथ चलते हैं आगे, दैट इज़ तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ऑर्बिट्स हैं दे आर फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर। यहाँ पे दैट इज यहाँ पे आएगा दे आर फिल्ड, दे आर फिल्ड इन द स्टेप वाइज मैनर, मतलब वो स्टेप वाइज फिल हो रहे हैं। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है वैलेंसी। अब जो वैलेंसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम क्या समझेंगे, वैलेंसी क्या है। बेसिकली जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं,
ठीक है। कई मेटल्स जो बॉन्ड बनाने में काफ़ी अच्छे होते हैं, रिएक्ट करने में काफ़ी अच्छे होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो क्या माने जाते हैं, इनर्ट। इनर्ट मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सो इसके पीछे क्या है, बेसिकली वैलेंसी। जिस एटम की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी या फिर जितनी कम वैलेंसी होगी, उसके बेसिस पे वो क्या बनाता है, बॉन्ड। अब जो कार्बन है, कार्बन का आपको पता है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। वो 4 बॉन्ड क्यों बनाता है, बिकॉज जो उसकी वैलेंसी है वो 4 है। इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है वो क्या बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स। तो ये होता क्या है बेसिकली, अब जो वैलेंसी है वो आपकी किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रॉन पे, ये याद करके चलिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, अगर हम बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन में क्या है, पहले अंदर वाले 2 जो है फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको बोला जाता है डुप्लेट। फर्स्ट ऑर्बिट इज योर डुप्लेट, इसको डुप्लेट कहते हैं। और जो आपका सेकंड वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। इसको ऑक्टेट क्यों बोला जाता है, अब इसको ऑक्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की, जबकि जो डुप्लेट है उसमें सिर्फ 2 ही अकोमोडेट हो सकते हैं। सो पहला तो हो गया 2, ये मैक्सिमम 2 ही करेगा, तो ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन अपने सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो इसकी कैपेसिटी थी 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। अगर इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये रिएक्टिव हो जाएगा। बेसिकली अगर इसमें 8 हों चाहे 4 हों, 8 और 4 के केस में ये रहेगा स्टेबल। पर अगर आप बात करें, अगर इसके पास 4 से कम या फिर 4 से ज़्यादा हो जाएं और 8 से कम हो जाएं, तो उस केस में जो ये होगा एटम, वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो अनस्टेबल इसलिए होगा क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हो जाएंगे फ्री, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में जितना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा, उस केस में वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के साथ जाके रिएक्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ये थी आपकी वैलेंसी बेसिक। मतलब अगर 4 से अब वैलेंसी क्या है आगे, वैलेंसी मैक्सिमम 4 तक ही रहती है। वैलेंसी मैक्सिमम 4 का क्या मतलब, वो मैक्सिमम कोई भी चीज़ जो बनाएगी 4 बॉन्ड ही बनाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाएगी। अब वैलेंसी 4 तक मैक्सिमम कैसे हो सकती है, कहते हैं अगर तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी मानी जाएगी 4। अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। पर जैसे उसके 4 से कम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए आउटर मोस्ट शेल में, तो वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, छोड़ देगा। छोड़ क्यों देगा, बेसिकली क्योंकि उसके पास 5 और लेने की कैपेसिटी नहीं है, पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने की कैपेसिटी है ताकि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल अब वो कैसे होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ रह जाएगा ऑक्टेट। ऑक्टेट में क्या है, ऑक्टेट है आपका कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से वो क्या हो जाएगा फिर, स्टेबल। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एटम तब जिसे कहना चाहिए नॉन रिएक्टिव या फिर नॉबल तब बनता है, या फिर स्टेबल तब बनता है जब उसके पास कंप्लीट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये तो होगी 4 से कम की बात। 4 से कम होंगे तो वो छोड़ देगा। साथ ही साथ अगर उसके पास 4 से ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, पर नॉट 8, अगर 8 नहीं है तो उस केस में वो क्या करेगा, वो जितने इलेक्ट्रॉन्स कम है उतने गेन कर लेगा। अगर 5 है तो 3 गेन कर लेगा, अगर 6 है उसके पास तो 2 गेन कर लेगा, अगर 7 है तो 1 गेन कर लेगा। अब उसके लिए 6, 7 या फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने से ज़्यादा ईजी है 2, 3 या फिर 1 को गेन कर लेना। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, दिस इज़ योर वैलेंसी। तो ये थी आपकी बेसिक वैलेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। अब वैलेंसी का ये तो आ गया बेसिक। अब वैलेंसी आपको इन्होंने हर स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू इन्होंने दी गई है कैल्शियम तक, अप टू 20 एलिमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की पॉजिटिव, हाइड्रोजन की यहाँ पे आपको वैलेंसी दी गई है 1। आपने ये साइन को कंसिडर नहीं करना जो उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, आपने सिंपली क्या कंसिडर करना है, जो नंबर है उसको। साथ ही साथ इसमें उन्होंने आपको नंबर ऑफ क्या दिए गए हैं, न्यूट्रॉन। उन्होंने आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी दिए हैं। साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास नंबर भी दिया हुआ है, और एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, और सिंबल भी दिया हुआ है। इसी तरह से इन्होंने आपको हर एटम का सिंबल दिया है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी भी दी हुई है। तो ये टेबल आपके लिए काफ़ी काम का है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑब्जेक्टिव मींस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारे का सारा लर्न करना है टेबल। अब आपको मैंने बोला था जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ के सबके पास क्या है, न्यूट्रॉन। तो ये क्यों है, हम वो पता करते हैं इसमें। कहते हैं जो मास नंबर है हाइड्रोजन का, दैट कम्स आउट टू बी 1। उसका जो मास नंबर है वो है 1, ठीक है। और उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं,
दैट इज़ 1, और जो आपका मास नंबर होता है दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अब आपको जैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिया गया है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपको मास नंबर 1 दिया गया है, प्रोटॉन नंबर 1 दिया गया है एंड योर n इज मिसिंग, तो आप n कैसे निकालोगे, 1 माइनस 1 या वहाँ पे चला जाएगा और 0 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे इसके पास कितने हो गए, 0। तो इस तरह से बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन की हुई है इसमें, सो काइंडली गो थ्रू देम और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। आपको ये +1 +2 और 9 10th में भी काफ़ी काम आएगा, सो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, कहते हैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन सो एज टू कंप्लीट द ऑक्टेट इज डिफाइंड एज इट्स वैलेंसी। और कहते हैं यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कोई भी एटम गेन करता है, गेन मतलब अगर 5 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा होंगे तो वो गेन कर लेगा, उसको हम गेन बोल देंगे। अगर 4 से कम होंगे तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा, मतलब लॉस कर देगा, या फिर वो क्या करता है, शेयर करता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं ना, अगर आप देखें तो जैसे कार्बन है, कार्बन बेसिकली ना इसके पास क्या थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, इसकी वैलेंसी थी 4, तो ये जो डॉट्स है वो आपको क्या बता रहे हैं, ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बाकी 4 आपके आते हैं ना अब कार्बन एटम्स, वो क्या करेंगे, उन सबके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो मतलब एक बॉन्ड में आपके कितने प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, और साथ में इनमें बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, अगर बात कीजिए इस कार्बन की, इस कार्बन के पास एक ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक हो गए ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 8। मतलब कि इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया है, कंप्लीट। तो दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जो एटम्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करते हैं। आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में या फिर मास नंबर के बारे में हम बात करेंगे। कहते हैं जो मास नंबर है वो इस तरह से, हम ये सिंबल है बेसिकली आपका किसी भी एलिमेंट का, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ हम जो मास नंबर है उसको मेंशन करते हैं, और जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे उसके पैरों में उसको प्रेजेंट करते हैं। और जो आपका मास नंबर है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब आपके न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आपके मास नंबर के बराबर। आगे चलते हैं, कहते हैं जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो होता है Z। इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और या फिर आएगा और इलेक्ट्रॉन्स उसके नंबर के बराबर होता है ये, साथ ही साथ जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। आगे हम बात करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, ये Z इसके बराबर था। आगे मास नंबर की बात करते हैं या फिर एटॉमिक मास की, उसमें क्या था, इट इज़ डिफाइंड एज अ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ओके। आपका बेसिकली यहाँ पे आएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन में से एक लिया जाता है, उसका नंबर लिया जाता है, एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर लेके दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो विद इन न्यूक्लियस या फिर विद इन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल A, और साथ ही साथ इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि आपको ऊपर दिखा दिया गया था इस तरह से। तो ये सेम आपकी फिगर है वही वाली, तो X A/Z। आगे बात करते हैं आइसोटॉप की। आइसोटॉप बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो रहता है सेम, पर जिनका जो मास नंबर है वो हो जाता है अलग। मतलब कि ये जो A की वैल्यू है, इनकी A की वैल्यू क्या है, हो जाएगी चेंज, जबकि जो आपकी Z की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, कहते ये जो एलिमेंट्स हैं जिनका नंबर ऑफ एटम्स हैं आर आइडेंटिफाइड दैट पोसेस, ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है पर उनका जो मास नंबर वो अलग हो जाता है। अब हाइड्रोजन के अगर आइसोटॉप्स की हम बात करें तो वो 3 तरह के इसके आइसोटॉप्स होते हैं। वो 3 आइसोटॉप्स कौन से हैं, एक हो गया प्रोटोनियम। प्रोटोनियम क्या है, इसका जो मास नंबर है वो भी 1 है। दूसरा आता है आपका
ड्यूटीरियम क्या है बेसिकली आपका, उसमें जो मास नंबर वो हो जाता है 2, पर एटॉमिक नंबर जो है वो 1 ही रहता है। आगे ट्रीटियम आता है, उसमें एटॉमिक मास हो जाता है इसका 3, और जो इसका नंबर है एटॉमिक नंबर वो 1 ही रहता है। सो ये थे आपके एग्जांपल्स किसके, आइसोटॉप्स के। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन क्या है इसकी। अब जैसे यूरेनियम की बात की जाए, यूरेनियम का जो सिंबल होता है इट कम्स टू बी UR, इसका जो सिंबल है वो होता है UR इस तरह से। और कहते हैं ये जो आइसोटॉप होता है इसका, जस्ट लाइक आइसोटॉप हमने ऊपर हाइड्रोजन के पढ़े थे, इसी तरह से आपके यूरेनियम के भी आइसोटॉप्स होते हैं। वो जो इसका आइसोटॉप है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आगे बात करेंगे, कहते हैं जो आइसोटॉप होता है कोबाल्ट का, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। साथ ही साथ कहते हैं जो आइसोटॉप होता है आयोडीन का, उसका यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर बेसिकली एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायरॉक्सिन उसमें कम रिलीज़ होता है, एंड इट इज़ इसमें क्या होता है, जो आपका नेक है वो स्वेल सा नज़र आना शुरू हो जाता है, वो काफ़ी मोटा हो जाता है ड्यू टू द लेस रिलीज ऑफ योर थायरॉक्सिन हार्मोन। आगे चलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है पर जिनका मास नंबर होता है सेम। अब आइसोबार्स की एग्जांपल सबसे अच्छी क्या है, एक आ जाता है आपका आर्गन, एक आ जाता है आपका पोटेशियम, के जो है सिंबल वो है पोटेशियम का, और एक आ जाता है आपका कैल्शियम। इनका जो एटॉमिक नंबर है सबका डिफरेंट है, एक का है 18, दूसरे का 19 और तीसरे का 20, पर जो इनका मास नंबर है वो है सेम, दैट इज़ 40, 40 एंड 40। तो ये क्या हो गया आपके आइसोबार्स। सो दिस वाज इट्स एग्जाम्पल, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।